वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेंडिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जी की ट्रेंडिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन मॉडल पेपर 8 के बारे में बात करेंगे जो अपने राजस्थान जीके का होने वाला है और वो भी पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। अगर आपने 7 मॉडल पेपर पिछले नहीं देखे तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए 8वें मॉडल पेपर का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी व लंबवत पड़ती है? या तो सीधी कह दीजिए या फिर लंबवत कह दीजिए। गणित के विद्यार्थी कहेंगे लंबवत और आर्ट्स वाले कहेंगे सीधी। सही बात है ना? बिल्कुल सर। चलिए, तो किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपका है कि सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? यानी कि सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग जाना जाता है? बिल्कुल दोस्तों बता दीजिए, जालोर दुर्ग। ठीक है, अगर आ जाए स्वर्णगिरी इस तरह से आता है, स्वर्ण आ जाए तो स्वर्ण के लिए स्वर्ण के नाम से आपको जैसलमेर याद रखना है। ठीक है, और सुवर्णगिरी आ जाए तो झालोर याद रखना है। ठीक है, चलिए नाम में फर्क है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है ऊर्जा का, इसके बारे में बताना है। तो गैर परंपरागत स्रोत के बारे में बात करें तो पवन ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत में आता है, जैव भार ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत में आता है, जवारी ऊर्जा भी गैर परंपरागत स्रोत के अंदर आता है। लेकिन जल विद्युत शक्ति ऊर्जा अपने गैर परंपरा स्रोत में नहीं आता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? यानी कि अर्जुन के वृक्ष, ठीक है, अर्जुन के वृक्ष राजस्थान के किस जिले में ज्यादातर देखने को मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा झालावाड़ जिले में ज्यादातर अर्जुन के वृक्ष देखने को मिलते हैं। अर्जुन नाम का एक पेड़ है दोस्तों, ठीक है, उसके वृक्ष ज्यादातर झालावाड़ जिले में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे पुराना, बिल्कुल राजस्थान में सबसे पुराना व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे पुराना कह दीजिए या फिर प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत का नहीं, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है कि पन्नाधाय ने खालिस्तान के जीवन को बचाया था। तो पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था दोस्तों? तो पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आप साफ साफ बता सकते हैं कि पन्नाधाय ने राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था। राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था पन्नाधाय ने। ठीक है, राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था पन्नाधाय ने, महाराणा प्रताप के पिताजी को बचाया था। ठीक है, सातवां प्रश्न है जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा खालिस्तान से लाई गई थी। तो जयपुर में मीनाकारी की जो कला है वो महाराजा मानसिंह के द्वारा लाई गई थी। कहाँ पे? जयपुर में राजस्थान में। ठीक है, अब वो कहाँ से लाई थी मीनाकारी की कला दोस्तों? ये अपने लाहौर से आई थी। और लाहौर कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में वर्तमान में। ठीक है, तो जयपुर में मीनाकारी की कला लाने वाले थे महाराजा मानसिंह प्रथम और लाहौर से वो इस कला को लेकर आए थे जयपुर में। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? बिल्कुल दोस्तों, ये राजस्थान के आभूषण हैं। ठीक है, और ये चूनी और बारी दोस्तों ये अपने नाक में पहने जाते हैं। बिल्कुल जी हाँ, चूनी और बारी अपने नाक में पहने जाने वाले आभूषण है दोस्तों। चूनी और बारी अपने नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। नवा प्रश्न है कि राजस्थान में 2013 और 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी थी? मतलब कि जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी थी 2013 और 17 के बीच में? तो 2013 और 17 के बीच में जन्म प्रत्याशा पूछ लेना आपसे तो आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है 66.3 वर्ष थी। ठीक है, यानी कि 66.3 वर्ष, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो व्यक्ति जीते थे ना वो 66 वर्ष तक जीते थे। इस तरह से अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 13 से 17 के बीच में। ठीक है, आजकल शायद कम हो गया होगा ग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है ना वो दुर्ग दोस्तों एक नाम से जाना जाता है, पारीख दुर्ग के नाम से उसको जाना जाता है।
किसके नाम से? पारीख दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो, उसको पारीख दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 11वां प्रश्न है कि मदार बांध, बिल्कुल मदार बांध किस नदी पर बनवाया गया था? तो दोस्तों मदार बांध है, मदार बांध अपनी बेड़च नदी पर बनवाया गया था। ठीक है, बेड़च नदी पर बनवाया गया था मदार बांध। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है कि अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो अली बख्शी ख्याल दोस्तों राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो बिल्कुल सरल प्रश्न है और ये अपने अलवर से संबंधित है, मेवात क्षेत्र से संबंधित है। अलवर के मेवात क्षेत्र से संबंधित है अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल अपने अलवर के मेवात क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है कि राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? इस तरह से आपसे पूछ ले तो भूरी रेतीली मृदा। ठीक है, भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मृदा उर्वरक अपने इससे संबंधित है नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण। ठीक है, चलिए यानी कि भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा पाई जाती है। 14वां प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की जो सहायता के लिए अपने एक राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी और उस सैनिक सहायता करने वाले राज्य का नाम था करौली। करौली राज्य ने कोटा को सहायता भेजी थी। ठीक है, चलिए कब? 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न है 15वां कि बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? तो बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु एक संस्था थी, उसी के द्वारा पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की गई थी और वो संस्था थी सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा। ठीक है, 16वां प्रश्न है कि दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है? तो दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दोस्तों आपसे पूछ रहे किससे नहीं गुजरता? तो अलवर से गुजरता है, बिल्कुल दौसा से गुजरता है, जयपुर से नहीं गुजरता, कोटा से गुजरता है। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा जयपुर से होकर दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न है निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? मतलब एसटी समाज के लोग किस जिले में सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं? तो करौली जिले में सबसे कम मिलते हैं एसटी समाज के लोग। ठीक है, 18वां प्रश्न है ना के बराबर है। ठीक है, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो किस समारोह का संबंध है विवाह से? कला संस्कृति का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोद लेना ये तो अपने विवाह से संबंधित नहीं है। ठीक है, जड़ूला अपने बच्चे होने से संबंधित है। पनघट पूजन ये भी बच्चे होने से संबंधित है। टीका अपने किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। ठीक है, विवाह से होने वाला कार्यक्रम टीका। चलिए पूंची या पूंची, ठीक है, या पौंच, पूंची या पौंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पौंच आभूषण अपने कहाँ पहना जाता है? तो आप सबको पता होगा पौंच आभूषण दोस्तों अपने कहाँ पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका है। ठीक है, 20वां प्रश्न राजस्थान के किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ये तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सरल प्रश्न है। खेजड़ली गांव में मनाया जाता है और खेजड़ली कहाँ पे है, किस जिले में पड़ता है, वो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं जरूर। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए साथियों, फटाफट से बता दीजिए कि राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से कौन सा पैलेस जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो उम्मेद भवन पैलेस दोस्तों, उम्मेद भवन पैलेस अपने जोधपुर वाड़ा अपने राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस पैलेस है। इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिट्टी के ईंटों के घर मिले थे, दुर्गीकरण था, अग्निकुंड मिले था, लेकिन लोहे के उपकरण कहाँ पे मिले थे भाई? ये तो ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कौन सी थी? ताम्रयुगीन। ठीक है, ठीक है, तांबे से भी पहले की थी ये शायद। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न है कि झाडोल, बिल्कुल झाडोल अपने उदयपुर में पड़ता है, कुराड़ा अपने नागौर में पड़ता है, सामड़िया बीकानेर पड़ता है और नंदलालपुरा जयपुर में। क्या समानता है? तो झाडोल, कुराड़ा, सामड़िया, नंदलालपुरा में क्या समानता है? तो समानताओं की बात करें तो ताम्र उपकरणों के भंडार प्राप्त हुए हैं, ये समानता है इसके अंदर। ठीक है, ये समानता है, सभ्यताओं से पूछा गया इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न है कि राव सांगा
सॉरी राव गांगा की मृत्यु, मतलब गंगा सिंह, ठीक है, राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो राव गांगा की मृत्यु के बाद दोस्तों, राव गांगा की मृत्यु के बाद मालदेव वहां का शासक बना था। कौन बना था? मालदेव। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाद तंत्र की नदी नहीं है? यानी आंतरिक यानी कि वहीं राजस्थान के अंदर ही बहे और वहीं की वहीं खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए। तो आंतरिक अपवाह की नदी कौन सी नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है भाई। कांतली आंतरिक अपवाह की नदी है, साबी भी आंतरिक अपवाह की नदी है, मसूरदी भी आंतरिक अपवाह की नदी है, लेकिन जाखम दोस्तों राजस्थान से बाहर भी खत्म होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जाने कितनी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सहलोत कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, गहलोत के नाम से याद रख सकते हैं, सहलोत। ठीक है, गरासिया जनजाति का मुखिया सहलोत के नाम से जाना जाता है। 27वां प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र आपसे पूछ ले, वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 27 वन्य जीव अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य 2021 की 22 की नई रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था या मंदिर बनवाया था? तो शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे महाराणा माधव सिंह। जी हाँ दोस्तों, महाराणा माधव सिंह के द्वारा ही चाकसू जयपुर में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 29वां प्रश्न है कि कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो तिलहनी फसल के बारे में पूछ लीजिए, जो समान मात्रा में नाइट्रोजन को बढ़ाती है वो है मूंगफली की फसल। कौन सी है? मूंगफली की फसल। बिल्कुल दोस्तों, मूंगफली की फसल है वो। ठीक है, चलिए 30वां प्रश्न है, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है? तो वृक्ष कौन सा है जिसमें से कत्था निकाला जाता है? तो कत्था निकलने वाला वृक्ष है दोस्तों, कत्था निकालने वाला खैर का वृक्ष है। ठीक है, खैर। ठीक है, कौन सा वृक्ष है? खैर का वृक्ष। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न है, कैला देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। कैला देवी का मंदिर अपने कहाँ पे है दोस्तों? करौली में है। कहाँ पे है? करौली में है। 32वां प्रश्न है कि वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो लाल व पीली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, अजमेर सिरोही में, अजमेर सिरोही में, अजमेर सिरोही में, अजमेर सिरोही में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित योजना कौन सी नहीं है, इनमें से उसके बारे में अपन को बताना है दोस्तों। ठीक है, नवजीवन योजना इससे संबंधित है, पालनहार इससे संबंधित है, स्वाधार गृह योजना संबंधित है, शुभ शक्ति योजना, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, शुभ शक्ति योजना अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है, शुभ शक्ति योजना। ठीक है, चलिए ये महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। चलिए अगला है 34वां प्रश्न कि 1977 में पुनरीक्षण 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो 1977 में पुनरीक्षण की समिति की अध्यक्षता करने वाले थे कौन थे? ईश्वर भाई पटेल के द्वारा पुनरीक्षण समिति की स्थापना की अध्यक्षता की गई थी और अपने राजस्थान में हुई थी। ठीक है, चलिए 35वां मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बाल गोपाल योजना के बारे में आपसे पूछ ले। जी हाँ दोस्तों, बाल गोपाल योजना अपने स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है। स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है बाल गोपाल योजना, स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है बाल गोपाल योजना। चलिए अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। 36वां प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में से एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और किस जगह से किए गए थे? तो ये अपने किए गए थे दोस्तों, ये अपने किए गए थे पुंगल बीकानेर में सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, अक्टूबर 2022 में किस किस के बीच हुए थे? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म कहां पे स्थित है? तो केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म दोस्तों आपसे पूछ ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पशु परिचर भर्ती से संबंधित दोस्तों। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म अपने कहां पे स्थित है? तो ऐसा आपसे पूछ ले, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म अपने दोस्तों ये अपने कहां पे है? सूरतगढ़ में। बिल्कुल, सूरतगढ़ कहां पे है? गंगानगर में। ठीक है, चलिए अपूर्वी चंदेला बिल्कुल किस खेल से संबंधित है? तो अपूर्वी चंदेला खालिस्तान की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो अपूर्वी चंदेला दोस्तों, अपूर्वी चंदेला अपने राइफल शूटिंग से संबंधित है, राइफल शूटिंग से संबंधित है।
अगला है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 31,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु रखी गई है। तो इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार के तहत अगर आपको रोजगार पाना है तो आपकी उम्र कम से कम दोस्तों, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है कि किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों यानी अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये अपने अभी की बात है दोस्तों, ये तो वर्ष 2021-22 की। ठीक है, चलिए श्री मधुकर गुप्ता का पद है। तो मधुकर गुप्ता कौन है दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान के कौन है मधुकर गुप्ता। तो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजस्थान के। ठीक है, 43वां प्रश्न है आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था। तो आभानेरी उत्सव दोस्तों अभी हाल ही में दौसा में किया गया था, और आप सबको पता है आभानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है दौसा की। ठीक है, चलिए 44वां है गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है। तो गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ दोस्तों आपसे पूछ ले कहाँ पे है, तो श्री गंगानगर में है गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़। 45वां प्रश्न है राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड थी, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, लेकिन इसकी स्थापना पूछ ली। बिल्कुल दोस्तों, कई बार तो इसका जिला पूछ लेता है, लेकिन अब की बार इसने क्या पूछा है, स्थापना पूछी है, तो इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपने ब्यावर में। बिल्कुल दोस्तों, ब्यावर में इसकी स्थापना की गई थी, ब्यावर में की गई थी। ठीक है, चलिए ब्यावर कहाँ पे, अजमेर में। चलिए 46वां प्रश्न है किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम, ठीक है, किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया था। तो किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया था, और ये नवंबर 2022 में जयपुर जिले में किया गया था। दोस्तों जयपुर जिले में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन किया गया था। 47वां प्रश्न है प्यारे साथियों, 47वां प्रश्न है कि पेस्टे डैश पैटिस्ट रूमिंट नियंत्रण प्रोग्राम यानी कि PPRCP है, क्या है PPRCP दोस्तों, ये पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम है दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेस्टे डैश पैटिटिस रूमेनेट्स नियंत्रण प्रोग्राम यानी कि PPRCP, ये क्या है, पशुओं के लिए टीकाकरण प्रोग्राम है। ठीक है, कार्यक्रम है। 48वां किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी। तो नई ग्रामीण पर्यटन नीति राजस्थान में दोस्तों ये हुई थी 24 नवंबर 2022 को। ठीक है, तो ये